बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज एक अफसोसनाक खबर से करेंगे कि एक मशहूर टिकटॉकर को कत्ल कर दिया गया है। इनका ताल्लुक अपर चतराल से है और इनका नाम सना यूसुफ है। ये काफ़ी टिकटॉक के ऊपर वायरल हैं और तकरीबन इनके 7,30,000 के लगभग फॉलोअर हैं और इनकी उम्र तकरीबन होगी लगभग 20-22 साल। तो वाकया कुछ इस तरह से हुआ कि ये खातून, ये लड़की अपने घर में मौजूद थी कि कुछ नामालूम अफराद उसके घर में घुस गए और उन्होंने घर में घुसकर गोलियां मारकर उसे कत्ल कर दिया। मुल्जमान के खिलाफ FIR का अंदराज हो चुका है, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि सना यूसुफ को गोलियां मारकर कत्ल करने वाले मुल्जमान कौन थे। अच्छा जी, इसके अलावा वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 3 नहीं 4 राफेल तैयारे गिराए, 71 की जंग का बदला ले लिया, अब भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अच्छा, वजीर आज़म साहब, जब से ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हुई, मतलब 6 और 7 की रात को जब हमने अपने सेल्फ डिफेंस में हिंदुस्तान को जवाब दिया तो हमने उनके 5 तैयारे गिराए। लेकिन चले, बाद में खबर आई कि नहीं, 5 नहीं गिराए, 6 गिराए, जिनमें 3 राफेल तैयारे थे। लेकिन अब इतने दिन गुजरने के बाद वजीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान के 3 नहीं 4 राफेल तैयारे तबाह किए थे। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि 3 के बाद ये 4 कैसे हो गए। लेकिन चलें, वजीर आज़म साहब ने कहा है तो शायद सही कहा होगा। लेकिन उन्होंने जब ये कहा ना कि हमने 71 की जंग का बदला ले लिया, तो इस पर मैं पहले बड़ी तफसील के साथ बात कर चुका हूं कि ये एक मार्का था, ये एक ऑपरेशन था जो कि हम कामयाब हो गए। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया तो ये बात गलत होगी। इस तरह की जंग, ये जो 2-3 रोज हिंदुस्तान के साथ हमारी जारी रही, अगर इस तरह के ऑपरेशन हम 100-200 भी कामयाब हो जाएं तो हम 1971 की जंग का बदला नहीं ले पाएंगे। चले, अल्लाह करे कभी जिंदगी में कोई ऐसा मौका मिले कि कोई इस तरह के हालात और माहौल बन जाएं कि वो वक्त आ जाए कि हम ये कह सकें कि हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया था। लेकिन इस वक्त ये बात कहना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं लगती, क्योंकि 1971 में हमें जिस हद तक जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, जिस हद तक हमें नुकसान हुआ, बांग्लादेश अलहदा हो गया, 93,000 अफवाज ने हथियार डाल दिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस जंग को उस जंग के साथ कंपेयर किया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि हिंदुस्तान को जिस तरह का हमने तगड़ा किस्म का जवाब दिया कि अभी सिर्फ 2-3-4 घंटे ही गुजरे थे कि हिंदुस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और अल्टीमेटली उसने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की कि जंग बंदी करवा दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि जिस हद तक हिंदुस्तान को अब नुकसान पहुंचा है, मेरा ख्याल है कि अब वो कभी जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन अभी फिलहाल सीज फायर है, जंग अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे सामने जो सबसे बड़ा मसला है वो सिंतास मुआहदा है। ये हिंदुस्तान तो हमारा पानी रोक रहा है, कभी रोक लेता है, कभी छोड़ देता है। तो अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो फिर हम बिजली नहीं बना पाएंगे, पानी के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी फसलें बंजर हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, आप ये समझें कि हम हालत जंग में हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक खबर यह है कि आप अब कोई भी चीज खरीदेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड के जरिए से खरीदेंगे, डेबिट कार्ड के जरिए से, या ऑनलाइन, या स्कैन करके, या किसी भी तरह से। अगर आप कैश में अदायगी करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। बहरहाल मैं इस बात को अप्रिशिएट नहीं करता, ये गलत बात है कि मतलब कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है, आपका अकाउंट नहीं है, आपके पास इतने पैसे नहीं है, या आप ये समझते नहीं कि अकाउंट किस तरह से खुलवाया जाता है, या आप ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकते, वट कोई भी इस तरह की सूरत, तो फिर क्या ये सजा है कि आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे? मिसाल के तौर पे अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं तो अगर आप कैश में अदायगी करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अदायगी करेंगे तो फिर आपको जो एक्चुअल प्राइस है वो पे करनी पड़ेगी। अच्छा जी, इस हवाले से ज़राए FBR के मुताबिक बजट 2025-26 में नकद खरीदारी की हौसला शिकनी पर मबनी तजावीज फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है। ज़राए का बताना है कि पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर ₹3 तक इजाफी वसूली की तजवीज जेर गौर है। इससे पेट्रोल पंप पर टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पेट्रोल पंप्स पर नकद के साथ डिजिटल अदायगी के इकदाम भी किए जाएंगे। QR कोड, डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी के इकदाम किए जाएंगे। ज़राए FBR का कहना है कि मैन्युफैक्चरर
और दरामद कुनिंदगान नकद फरोख्त पर अजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। इस तजवीज़ को काबिल अमल बनाने के लिए कारपोरेट सेक्टर के साथ मुतअद्दद अजलास हो चुके हैं। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, जबकि रेस्टोरेंट्स पर पहले ही कार्ड से अदायगी पर टैक्स की छूट है। ज़राए के मुताबिक बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह की मद में ज्यादा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ मामूली नोयत का होगा। FBR ज़राए का कहना है कि खरीदार ज्यादा टैक्स अदा करने के बाद नकद अदायगी करने में आज़ाद होंगे। दरामद कुनिंदगान और मैन्युफैक्चरर्स को अपने सप्लायर्स और खरीदारों को डिजिटल अदायगियों पर मयारी 18% जनरल सेल्स टैक्स वसूल करना होगा। अदायगियां भी सादा QR कोड्स और दिगर डिजिटल हल के जरिए दस्तयाब होंगी। और ज़राए का इस हवाले से यह भी कहना है कि ज्वेलर्स, शादी हॉल्स, डॉक्टर और वकला को टैक्स नेट में लाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। इसके अलावा आइंदा माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। FBR ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट के लिए मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। बजट में नॉन फाइलर्स के यौमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर अजाफी टैक्स की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मतवक्को है। FBR ज़राए का कहना है कि बजट में 850cc से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के है। मकामी तैयार करदा गाड़ियों पर GST की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है, जबकि पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लीवी आयद करने की तजवीज़ भी है। FBR ज़राए के मुताबिक बजट में बैंक डिपॉजिट, बचत स्कीमों, कैपिटल गेन और मुनाफा पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है, जबकि सुपर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। चलें, ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस वजह से सारी कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। अच्छा जी, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी टीम के साथ दुनिया के दौरे पे निकले हुए हैं। इस वक्त वो अमेरिका में हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी के दौरान चीन की गैर मुतज़लज़ल हमायत पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल से चीनी फरीक को आगाह किया और भारत के जारहाना रवैये के मुकाबले में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना और मुहतात तर्ज अमल को उजागर किया। बिलावल भुट्टो ने अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान की जानब से गैर जानबदार, शफाफ और आजादाना तहकीकात की पेशकश को भारत ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इस बात का यादा किया कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जम्मू कश्मीर के तनाज़ा का हल नागुज़ेर है और चीन पर जोर दिया कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कसीरुल जहती ताउन और बातचीत के जरिए मसला कश्मीर के हल में मौसर किरदार अदा करें। अच्छा, मैं बारहा दफा ये कह चुका हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर का मसला है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, दोनों मुल्कों में कभी अमन आ ही नहीं सकता। जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके आज तक हम हालत जंग में हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह कश्मीर है। तो जब 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की गई जो कि मंजूर हो गई कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा, तो आज तक इस पर रायशुमारी क्यों नहीं हो सकी? कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए कानून के मुताबिक, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और जहां तक हालात समझ आ रहे हैं कि ऐसा होता हुआ कभी नजर भी नहीं आ रहा। तो कश्मीर का मसला इतना अहम मसला है कि जब तक ये हल नहीं होगा तो ना तो पानी का मसला हल होगा, ना दहशतगर्दी का मसला हल होगा। ये जिस तरह से सूरत हाल चल रही है ये वैसे की वैसे ही चलती रहेगी। मैं समझता हूं कि दोनों ममालक को यह समझना चाहिए कि हमें बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए। देखिए, अगर तो आप अमन चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहते हैं और दीगर तमाम इश्यूज आप हल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कश्मीर के मसले को हल करना जरूरी है। राना सनाउल्लाह ने कहा है जी, काजी फायज ईसा के खिलाफ जो कुछ PTI ने किया तो उन पर इन चीजों का असर हुआ। काजी फायज ईसा इंसान थे, कंप्यूटर नहीं थे। देखें, अब हुकूमत अगर ये बात कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो कन्फेशन कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो इस बात का इतराफ कर रही है कि काजी फायज ईसा ने इंसाफ नहीं किया। जज का मनसब ये नहीं होता उसके ऊपर कोई तनकीद करे, कोई उंगली उठाए, कोई बुरा कहे, कोई गाली दे, जज को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जज का मनसब यह होता है कि उसने सिर्फ इंसाफ करना है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान फिर ठीक ही कहता था ना कि काजी फायज ईसा के पास मेरा कोई केस नहीं लगना चाहिए। उसके पास अगर कोई मेरा केस लगे, बुशरा बीबी का केस लगे, तहरीक इंसाफ का केस लगे, तो इस बंदे ने हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ फैसला देना होता है। लिहाजा मैं इस जज के ऊपर अदम एतमाद करता हूं। इमरान खान ने 12 दफा एप्लीकेशन दी कि मैं अपना फैसला आपसे नहीं करवाना चाहता, लिहाजा आपको चाहिए कि मेरा केस
ट्रांसफर कर दें। अब कानून भी ये बात कहता है कि अगर कोई बंदा आपसे मुत्तफिक नहीं है, आपके ऊपर इल्जाम लगाता है, वो आपसे फैसला नहीं करवाना चाहता, तो उसका केस ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन काजी फायद ईसा ने ऐसा नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक जज का जो मनसब था उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरे। और राना सनाउल्लाह की बात को हम देखें तो इससे तो बिल्कुल यही लगता है कि काजी फायद ईसा ने अपने दौर में इंसाफ नहीं किया। उन्होंने हर वो फैसला किया जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो। इसके अलावा पीपी 52 समड़ियाल के इलेक्शन के हवाले से नदीम अफजल चंद ने बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि समड़ियाल इलेक्शन तस्लीम करता हूं, लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, ना नून लीग को दिए ना हमें दिए, ये हकीकत है। हमें वोट नून लीग का साथ देने की वजह से नहीं दिए। हम जाते थे, देहाती लोग हमें गंदम दिखाते थे, हमने लोगों को कहा हम इत्तेहादी नहीं हैं, वो कहते थे आप साथ बैठे हुए हैं। चले जी, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूंकि ये इलेक्शन जीत चुकी है और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन हार चुकी है, तो मैं पहले ही इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर चुका था। जिसकी हुकूमत होती है, जिमनी इलेक्शन में सीट भी उसकी होती है। चले इसमें धांधली हो गई, करप्शन हो गई, बदनवानी हो गई, वोट मिला वोट नहीं मिला, वट एवर कोई भी सूरत हाल थी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीट जीत चुकी है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस बात को मानने से इनकारी है। वो कहती हैं कि ये इलेक्शन मैनेज किया गया था बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन मैनेज किया गया था। और नदीम अफजल चंद साहब भी ये कहते हैं कि हमें वोट नहीं मिला और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई वोट मिला है। इसका मतलब है कि वोट जो निकला और जो वोट कास्ट किया गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया गया। ख्वाजा साद रफीक साहब ने इस हवाले से रिस्पॉन्ड ये किया कि समड़ियाल ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का किरदार बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा था। अवाम ने 9 मई को मुस्तरद करके 10 मई को वोट दिया। मैंने समड़ियाल इलेक्शन के मरकजी इंतखाबी जलसा में खिताब किया। एन उसी वक्त पीटीआई का जलसा आम भी जारी था। पीटीआई का जलसा गुजरते हुए अपनी आंखों से देखा। पीएमएलएन का जलसा पीटीआई के जलसे से काफी बड़ा था। मैंने देखा कि सियालकोट मोटरवे पर पीटीआई कारकुनान को बड़ी तादाद में मुल्हिका इलाकों से जलसा में शिरकत के लिए समड़ियाल लाया जा रहा था। कहीं कोई रुकावट नहीं थी। इलेक्शन की दोपहर ही को वोटर की चहल पहल से वाजे हो चुका था कि इलेक्शन में पीएमएलएन का पलड़ा भारी है। सारी इलेक्शन मुहिम के दौरान सरकारी वसाइल के इस्तेमाल, पकड़ दकड़ या दबाव की कोई फुटेज, कोई वाकया पीटीआई ने रिपोर्ट नहीं किया। कैमरा वाला मोबाइल फोन अब हर हाथ में है। अगर पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया है या पुलिस गर्दी हुई है तो उसकी फुटेज कहां है? ये नशिस्त पीएमएलएन ने चौथी बार मुसलसल जीती है। पीटीआई धांधली के ठोस सबूत पेश करे या अपनी शिकस्त तस्लीम करे। जीत हो या हार बावकार अंदाज में कबूल करना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट चौथी बार भी करवाने से इनकार कर दिया है। मैं 12 दफा ये कह चुका हूं कि किसी भी बंदे को जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए। अगर इमरान खान साहब पहली दफा इनकार कर चुके हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको बार बार इस हवाले से तंग नहीं करना चाहिए। पहली बार भी इनकार, दूसरी बार भी इनकार, तीसरी बार भी इनकार, अब चौथी बार भी इनकार। अच्छा, पहली बात तो यह है कि कानूनी तौर पर इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। अगर पॉलीग्राफिक टेस्ट कर भी लिया जाए तो ये एक मशीन के जरिए से अखज़ करदा इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर इत्तेमाद नहीं किया जा सकता। पता नहीं वो सही है गलत है, कानून की नजर में खैर इसकी कोई हैसियत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी बंदे का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए तो अदालतें उसको सीरियस ही नहीं लेती। और वैसे भी मैं समझता हूं कि ये जो फैसला किया गया है ये बिल्कुल गलत और कानून के खिलाफ किया गया है। इमरान खान साहब तो गुज़िश्ता 2 साल से जायद का वक्त गुजर चुका है कि वो पुलिस की तहवील में है, मतलब कुछ जेल के अंदर मौजूद हैं। अब जाके अगर कोई दरखास्त अदालत में जमा करवाई गई है और वो मंजूर हो चुकी है तो मैं समझता हूं कि अदालत का ये फैसला गलत है। और बाद अज़ां फिर एक एप्लीकेशन दी गई, अदालत ने फिर उसको एक्सेप्ट करते हुए हुक्म दिया कि इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अदालत ने पहले जो फैसला दिया वो भी गलत था और बाद में जो फैसला दिया वो भी गलत था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रजू करें तो डेफिनेटली जो फैसला ट्रायल कोर्ट का है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं वंस अगेन कहूंगा कि अगर कोई भी बंदा अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार करे तो जबरदस्ती उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं किया जा सकता और तफ्तीश में पॉलीग्राफिक टेस्ट की कोई हैसियत नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।